सो हेलो एस्पिरेंट्स यार, मैं तुषार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आप लोगों की जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। तो यार बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आज ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस का दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। यार बेसिकली मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आपके लिए मेनली कौन से क्वेश्चंस मोस्ट पूछे जा सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। तो ये सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। लिंक यार मैं आपको फर्स्ट वीडियो को डाल दूंगा, चाहे तो आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और फिर से वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाह रहा हूं यार, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ये टॉपिक्स कम क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होगा आपके इंटरव्यू में। पूरी की पूरी बैंकिंग अवेयरनेस मैंने दोनों ही वीडियो में, पहला बना चुका हूं, दूसरा बना रहा हूं, इन दोनों वीडियो में कवर करिए। इसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग या बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। अंडरस्टूड। कल अपकमिंग वीडियो में मैं लेके आऊंगा पर्सनल क्वेश्चंस, मिसलेनियस पर्सनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रीम, जो आपने पढ़ाई की है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक की ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरीके के मिसलेनियस सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। और इंटरव्यू किस तरीके से आपका जाएगा ये सारी चीजें बताऊंगा। कल आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, परसों मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां पे कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बेसिकली पूरा सिनेरियो इंटरव्यू का कैसा होता है ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करता हूं बैंकिंग अवेयरनेस की। उस दिन मैंने जो वीडियो छोड़ा था वो छोड़ा था मनी मार्केट्स पे, ठीक है। पूरे आपको मनी मार्केट तक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। वो टॉपिक्स क्या, वो क्वेश्चंस ही हैं, बेसिकली आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, सारे सब कुछ है, ठीक है। अब यार आज बात कर लेता हूं, इसी का दूसरा फाइनेंशियल मार्केट का टाइप होता है कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट में यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल मार्केट बेसिकली शेयर से रिलेटेड होता है। जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो लोगों से किस तरीके से पैसे ले सकती है, दैट इज थ्रू शेयर्स। वो शेयर्स लाती है, इनिशियली ऑफर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। तो इसमें बेसिकली कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट कौन करता है ये आपके लिए जरूरी है। फिर से एक चीज और, यहाँ पे मैं जो चीजें लिख रहा हूं सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूंगा, कुछ बेसिक चीजें जो मैं नहीं बताऊंगा आप सर्च करिएगा, देखिएगा और लिखिएगा। अंडरस्टूड। तो जो यहां पे मैं लिख रहा हूं सारे वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो रेगुलेट कौन करता है इसको, बेसिकली मैं ही बता दे रहा हूं। चलिए, सेबी रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट्स को। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वंस अगेन जब भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूं तो इसका करंट चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, कब बना था, कोई कमिटी ने इसको बनाया था कि नहीं, कौन सी कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, हर इंस्टीट्यूट हर चीज के बारे में। अंडरस्टूड। करंट चेयरमैन तो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसी में कैपिटल मार्केट जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर। शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। शेयर, जो शेयर खरीदते हैं उनको बेसिकली बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या होता है, ये दो लाइन के टर्मिनोलॉजी है गाइस, ठीक है। इसी में जब आप पढ़ेंगे तो इसी में आ जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, आईपीओ पहली बार जब शेयर आता है यार तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। देखिए बेसिक चीजें मैं आपको बताता ही जा रहा हूं, चाहिए तो पढ़िएगा, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। एफपीओ होता है, इसके बाद आईपीओ के बाद फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग होती है आई थिंक। उसके बाद कुछ कंपनीज राइट्स भी इशू करती हैं, राइट्स इशू, ठीक है। उसके बाद होता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको चारों ही पता होनी चाहिए, होते क्या है बेसिक, ठीक है। तो यार इसी में एक कैपिटल मार्केट्स में कॉन्सेप्ट आ जाता है डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट के टर्म्स में होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। शेयर्स की जो आप खरीद फरोख्त करते हैं वो सारी किस पे करते हैं, डीमैट अकाउंट पे करते हैं। अंडरस्टूड। इतनी आपको बात समझ में आ गई। चलिए, ये आपको इतना ही बेसिक कैपिटल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। बात कर लेता हूं अब आगे बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए यार अबाउट info regarding loans and advances। info regarding, ये हटाइए, loans and advances,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहले वाली वीडियो में देखिएगा, उस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन, आरबीआई, रेपो रेट, बैंक रेट, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करने हैं, डिफरेंट रेट्स आरबीआई के क्या होते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में। इस वाले वीडियो में अब इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है लोन्स एंड एडवांसेस। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें यहां पे यही राइज हो रहा है कि लोन्स एंड एडवांसेस के बीच में डिफरेंस क्या है भाई। देखो, लोन्स क्या होता है यार, जब आपको जरूरत चाहिए, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, बेसिकली आपके पास पैसों की कमी, आपको गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आपके पास 2 लाख है, गाड़ी है 9 लाख की, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप बैंक के पास जाते हैं और तब बैंक से जो अमाउंट मांगते हैं दैट इज कॉल्ड एज लोन्स। एडवांसेस किसको बोलते हैं, जो आपको जरूरत के बिना बैंक आपको पैसे दे देती है, आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपके पास कुछ अमाउंट बैंक ऐसे एडवांस में दे देती है, दैट इज कॉल्ड एज एडवांसेस। बिना जरूरत के अगर आपको कोई भी अमाउंट दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एग्जांपल। एग्जांपल क्या है इसके एडवांसेस के, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है 1 लाख, 2 लाख, 30,000, 50,000 ऐसे क्रेडिट कार्ड, ओडी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है, आपको जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आप इसे यूज करेंगे और इस जो अमाउंट यूज करेंगे उसके लिए इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, देखिए ओडी भी समझा दिया मैंने आपको क्या है, जो अमाउंट यूज करते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज ओवरड्राफ्ट। अंडरस्टूड। ठीक है, तो लोन्स और ये यार, ये वाला सेक्शन मैं आपको बहुत बेटर समझा सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बैंकर हूं कहीं ना कहीं। ठीक है, नसों में अभी भी खून में तो यार बैंक दौड़ ही रहा है भले ही बैंक में नहीं हूं अभी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन लोन्स और एडवांसेस में डिफरेंस ही हो गया। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं तो लोन्स मेजरली 2 तरीके के होते हैं, मेनली लोन्स 2 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यार कोई बंदा अगर जाएगा बैंक तो इनिशियली अगर उसको चाहिए लोन तो 2 तरीके से लोन दिया जा सकता है, या तो सिक्योरिटी रखेगी बैंक कुछ ना कुछ, या अनसिक्योर्ड कोई सिक्योरिटी नहीं रखेगी। एग्जांपल क्या है इसका, पर्सनल लोन। ठीक है, मेनली पर्सनल लोन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी एग्जांपल्स अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट इनसिक्योर्ड लोन्स में है। सिक्योर्ड लोन्स बहुत सारे होते हैं यार, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपसे गिरवी रखवा ली जाती है, कुछ भी गोल्ड लोन में गोल्ड रखवाया जाता है, प्रॉपर्टी रखवाई जाती है कुछ लोन्स में। ठीक है, तो ये सारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, इसी में एक होता है टाइप ऑफ लोन्स। टाइप ऑफ लोन्स, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन्स में कई सारे होते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस होता है, टाइप्स ऑफ बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोन्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर में केसीसी भी आता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लोन्स आपको ये पूरा पढ़ना है ये टॉपिक। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ लोन्स एक बैंक, एक ब्रांच देती है बैंक की। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं यार। मैंने आपको बताया लोन्स होते हैं 2 तरीके के मेनली। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसके भी टाइप पढ़ लीजिएगा, अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की, तो सिक्योरिटी जब भी रखी जाती है बैंक, यानी कि कोई बंदा गया, आपने उससे बैंक से लोन मांगा, तो बैंक बोलेगी यार मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपको 20 लाख रुपए तो दे रहा हूं लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं आपकी 20 लाख की रिकवरी कर सकूं अगर आप नहीं दे सके तो बेसिकली 3 तरीके की सिक्योरिटी होती है इसमें। एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्टगेज और एक होता है हाइपोथेकेशन। ये तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं लोन्स। ये बेसिक्स यहां तक सही है। लोन्स एंड एडवांसेस की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। देखिए यहां में आपको डायरेक्ट बहुत सारे यार चैनल्स पे आपको मिल जाएगा कि आपको पीडीएफ पकड़ा दी जा रही है, कई सारे क्वेश्चंस लिख दिए जा रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन तैयारी कर लो, आपको पता ही नहीं है, आप बच्चों की तरह रट्टाफिकेशन कर रहे हो। मैं जो वीडियोस बना रहा हूं बेसिकली आपको बैंकिंग अवेयरनेस पूरी लिंक्ड तरीके से बता रहा हूं कि कहां से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये ना कि आपके सिर्फ इंटरव्यू के लिए, बल्कि आगे जितने भी मेंस देंगे आप, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी आप बैंकिंग की तैयारी में टाइम लगाएंगे, उसमें इससे बेहतर बैंकिंग अवेयरनेस किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को आती होगी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं। ठीक है, तो भाई लोन एंड एडवांस की अगर बात कर रहा हूं, अगर मान लो आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, और वो लोन चुका नहीं पाते हो, तो इस लोन को हम क्या घोषित कर देते हैं, बैंक के लिए क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कॉल्ड एज एनपीए। ठीक है, एनपीए की अभी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। और अब एक और चीज, एडवांस में मान लीजिए, एडवांसेस में मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का अगर बकाया नहीं चुका पाते हो तो यार वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, नहीं, उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर, जैसे यहां पे एनपीए होता है, यहां पे इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसा अमाउंट जो आप ओडी या इसमें क्रेडिट कार्ड में नहीं चुका पाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बैंक के लिए क्या कंसिडर होता है, आउट ऑफ ऑर्डर, एंड फॉर लोन्स इट इज कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब लोन से हम शिफ्ट होते हैं एनपीए की तरफ। तो एनपीए बेसिक में आपको बता देता हूं, कोई भी जब आपकी ईएमआई डेट है, मान लीजिए 30 मार्च लिख लेता हूं, 30 मार्च अगर आपकी ईएमआई डेट है और अगर आपने 30 मार्च को ईएमआई नहीं भरी, इस ईएमआई से 90 डेज के बाद इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अगर आप बकाया दे सकते हैं तो 90 डेज तक दे सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, 0 से 30 डेज, 30 से 60 डेज, 60 से 90 डेज। इनको हम क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटली मैं आपको बता देता हूं कि 0 से 90 डेज, ईएमआई की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर अगर मैं भरती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 90 डेज के बाद भरी तो ऐसे एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, एनपीए। और एक चीज और, इसी का दूसरा होता है, मान लीजिए कोई लोन है, बढ़िया चल रहा है, हर मंथ ईएमआई आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एसेट। बैंक के लिए वो क्या है? स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। बैंक के लिए वो ऐसा कोई भी लोन जो अच्छा चल रहा है, मतलब अभी तक एसेट के ही तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसी भी उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। एनपीए नॉर्मल लोन्स में अभी हम समझेंगे। एनपीए बेसिकली एग्रीकल्चर में एनपीए कैसे डिसाइड होता है मैं बता देता हूं। एग्रीकल्चर में एनपीए इन एग्रीकल्चर एनपीए का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। एनपीए इन एग्रीकल्चर क्या होता है? बेसिकली एग्रीकल्चर में दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स बेसिकली जिनकी साल में 2-3 बार फसल लगती है, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स बेसिकली जिनकी साल में एक बार फसल लगती है, इनकी 2 या 3 बार लगती है शॉर्ट टर्म क्रॉप्स की। एग्जांपल है भुट्टे की फसल होती है, मेज की, ठीक है। इसका ये आई थिंक गन्ने की फसल होती है, शुगर केन की, इसका एग्जांपल। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप में बेसिकली एनपीए कब कंसीडर, यहां तो दिन के हिसाब से कंसीडर कर लिया जाता है इसमें, कार लोन में, ठीक है, मतलब कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, कोई सा भी लोन है उसमें दिन के हिसाब से एनपीए कंसीडर किया जाता है। बट एग्रीकल्चर में एनपीए टर्मिनोलॉजी, क्रॉप टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टर्म है तो अगर मान लो एक क्रॉप साइकिल है, एक क्रॉप साइकिल खत्म हुई, लोन नहीं वापस आया, दूसरी क्रॉप साइकिल खत्म हो गई, लोन फिर से वापस नहीं आया, तो ऐसे लोन को यहां पे हम एनपीए घोषित कर देते हैं। अंडरस्टूड। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के केसेस में फॉर एग्जांपल मेज, जिनकी साल में 2 बार फसल लगती है, 3 बार फसल लगती है, अगर 2 क्रॉप साइकिल्स के अंदर लोन वापस नहीं आता है, पैसे वापस नहीं बैंक रिकवर कर पाती है, तो ऐसे को हम एनपीए घोषित कर देते हैं, ठीक है। इसमें 90 दिन का कोई सीन नहीं होता। और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स में एक क्रॉप साइकिल के बाद ही, अगर एक क्रॉप साइकिल के बाद बैंक को पैसे वापस नहीं मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड एज एनपीए, ठीक है। ऐसे को हम एनपीए घोषित कर देते हैं, ऐसे लोन को। अंडरस्टूड। एनपीए आपको बेसिक समझ में आ गया। एग्रीकल्चर के टर्म्स में एनपीए क्या होता है वो समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं यार आगे। तो एनपीए, अब हम एनपीए पढ़ रहे हैं तो भाई एनपीए क्लासिफिकेशन भी जरूरी है यार, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। एनपीए क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 तरीके का होता है। इसमें ये आपको, ये तो मैंने बता ही दिया है कि देखो, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको एनपीए क्लासिफिकेशन कि 90 दिन का होता है। कितने का होता है ये? 90 डेज बाद, ईएमआई के 90 डेज बाद अगर कोई भी पैसा नहीं रिकवर हो पाता, दैट इज टर्म्ड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर बैंक। अंडरस्टूड। अब इसके बाद भी हम उसको कुछ कैटेगराइजेशन में रखते हैं ऐसे लोन को, जिसको हम बोलते हैं इनिशियली सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट जो मैं लिख रहा हूं सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा है डाउटफुल एसेट और तीसरा है आपका लॉस एसेट। बेसिक बता देता हूं। सब स्टैंडर्ड एसेट बेसिकली एनपीए बनने के बाद, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी डेट क्या थी, 30 मार्च थी। 30 मार्च के बाद 3 महीने तक आपने नहीं दिया लोन, 90 दिन के बाद तो एनपीए हो गया। अब एनपीए बनने की डेट क्या हो गई? मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। 30 जून तक अगर आपका लोन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 30 जून के बाद ये वैसे भी एनपीए आ गया। तो एनपीए बनने के बाद यानी कि 30 जून से लेके अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर 1 ईयर तक, नेक्स्ट 1 ईयर तक, ये ऐसा लोन, इसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट में डालेंगे। बैंक ऐसे लोन्स को क्या करता है? सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल देता है, ठीक है। डाउटफुल एसेट क्या होगा? डाउटफुल एसेट इसके 1 साल बाद, डाउटफुल एसेट की भी 3 कैटेगराइजेशन है, D1, D2, D3। इसके 1 साल बाद जब लोन सब स्टैंडर्ड एसेट रहा, यानी कि एनपीए होने के 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट होने के 1 साल बाद तक, 1 ईयर आफ्टर दैट, D1 कैटेगरी ऑफ डाउटफुल एसेट में आता है।
1 साल बाद जब D1 में भी रह चुका होता है तो उसके बाद 2 साल तक इसको हम 2 ईयर तक लगभग D2 में रखते हैं और तब भी पैसे नहीं आते तो हम उसके बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं D3 में। आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबस्टैंडर्ड एसेट 1 साल, डाउटफुल एसेट D1 कैटेगरी में जब सबस्टैंडर्ड एसेट के भी 1 साल बाद तक अगर पैसे नहीं आते तो दैट इज कॉल्ड एज, उतने टर्मिनोलॉजी के लिए D1 में रहता है उतने टर्म के लिए। D1 तक भी नहीं पैसे आते, उसके 2 साल तक हम इसको D2 में रखते हैं, D2 ऑफ डाउटफुल एसेट कैटेगरी, और तब भी पैसे नहीं आते उसके बाद हम D3 में शिफ्ट कर देते हैं। D3 में शिफ्ट करने के बाद जब भी बैंक में ऑडिट होगी तो आरबीआई ऑडिट होती है हर ब्रांच में बैंक्स में, ठीक है, आरबीआई ऑडिटर्स इसको डिक्लेयर कर देते हैं लॉस एसेट में, ठीक है, लॉस एसेट। अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ में आ गई? एनपीए क्लासिफिकेशन, सबस्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है और लॉस एसेट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एनपीए बेसिक्स यहां पे इतने ही हो गए आपके लिए, काफी हैं, ठीक है। दूसरा अब आ जाते हैं प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए। यार बैंक जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो ये प्रोविजनिंग टर्म बहुत यूज होगा। फॉर एग्जांपल प्रोविजनिंग मतलब हम एक अमाउंट, हम कोई सी भी अमाउंट को, थोड़े से अमाउंट को हम पहले से जुगाड़ करके रख लें अपने पास कि हमें यार आगे नुकसान होने वाला है तो हम कुछ अमाउंट पहले से ही उसकी रिकवरी के लिए रख लें अपने पास अलग से कि यार जब मेरा 30 लाख डूबेगा तो वो अमाउंट उसको रिकवर कर देगा, थोड़ा सा 10 लाख 20 लाख थोड़ा सा हम अपने पास अलग से रख लें। ऐसी अलग से रखने की टर्मिनोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग। फॉर एग्जाम्पल यार मैं आपको बता देता हूं, जब आप किसी ब्रांच में जाओगे ना तो ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रांच का रेंट होता है, ठीक है, ब्रांच का बिजली का बिल होता है, बहुत सारी चीजें होती है ब्रांच की, ठीक है। ब्रांच के कुछ भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ब्रांच का रेंट नेक्स्ट मंथ देना है, अगर आपको इस मंथ ही एक्सपेंस कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप नेक्स्ट मंथ के अमाउंट की प्रोविजनिंग करेंगे कि नेक्स्ट मंथ ब्रांच का 30,000 रुपए 30 के एक्सपेंस जाना है, तो अगर आपको इसी मंथ पूछ लिया जाएगा कि एक्सपेंस क्या है आपकी ब्रांच का, तो आप इस अमाउंट की प्रोविजनिंग करेंगे। प्रोविजनिंग मतलब इसको कंसीडर करेंगे इस मंथ के एक्सपेंस में कि आगे ब्रांच में होने वाला एक्सपेंस ये है 30 के, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजनिंग, ठीक है। तो कुछ अमाउंट पहले से लेकर रख लेना, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। अंडरस्टूड? ठीक है। और ये करी क्यों जाती है प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए? एनपीए भाई देखो ये क्या है, ये डूबा अमाउंट है, ये समझ रहे हो, डूबा लगभग डूबी गया है एनपीए, तो प्रोविजनिंग इसकी करते क्यों है? इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा अमाउंट, बैंक अपने ही पास से, कस्टमर से नहीं लेता, बैंक अपने पास से कुछ अमाउंट रखता है, कितना रखता है सब मैं बता रहा हूं क्यों, ताकि बैंक को मेजरली फॉर सेफ्टी। भाई एक बात बताओ, बैंक ने मान लो छोटे उस पे तौर पे बात करते हैं, छोटा सा बैंक है, मान लो 50 कस्टमर को लोन लिए, 50 भाग गए, ये तो भाई डूब गया। तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट अपने पास अलग से रख लेगा ताकि अगर 50 भागे भी तो ये उसकी रिकवरी कर सके और डूबे ना। अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ में आ गई? तो मेनली बैंक इस प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए से करते क्या है, बैंक प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, ठीक है, कुछ अमाउंट रिजर्व में रख के। अंडरस्टूड? अब प्रोविजनिंग करी किस अमाउंट की जाती है? तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट मतलब मस्त बढ़िया चल रहा है जो लोन, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट की प्रोविजनिंग करी जाती है। अब आप पूछोगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है? तो किसी भी लोन में, मान लीजिए 1 लाख का लोन है, 1 लाख के लोन में अगर आप 50,000 50 के चुका चुके हो और 50 के बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 0.40% बैंक क्या करेगा, प्रोविजन करेगा। किस केस में? स्टैंडर्ड एसेट के केस में, जो लोन बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है। अंडरस्टूड? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब प्रोविजनिंग मतलब रिजर्व अमाउंट, कैसे बैंक एक्स्ट्रा अमाउंट किस किस केस में रखेगा। दूसरा आ जाता है 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी एनपीए क्लासिफिकेशन की, सब स्टैंडर्ड की मैंने बात कर ली, सब स्टैंडर्ड की मैं बात कर लेता हूं। तो भाई सब स्टैंडर्ड केसेस में 2 टाइप होते हैं, सिक्योर्ड, सब स्टैंडर्ड में नहीं, सब में 2 टाइप होते हैं, उसमें भी और स्टैंडर्ड में भी 2 ही होंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, दोनों में 0.40% होता है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, कोई भी सिक्योर्ड लोन इसमें रखता है 0.15% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मान लो अनसिक्योर्ड लोन है, फॉर एग्जांपल सब स्टैंडर्ड एसेट में चल रहा है, अभी सब स्टैंडर्ड एसेट में कोई पर्सनल लोन चल रहा है, सॉरी ये सिक्योर्ड है, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड लोन मान लो गोल्ड लोन चल रहा है फॉर एग्जांपल, सब स्टैंडर्ड, यानी कि एनपीए हो चुका है, एनपीए होने के 1 साल बाद तक पैसा आया नहीं है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो ऐसा गोल्ड लोन जिसमें ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड में है, सब स्टैंडर्ड एसेट में है, कैटेगराइज किया गया है, उसमें 0.15% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम बैंक अलग से रखता है, रिजर्व करता है,
ताकि अगर ये पैसा ना मिले तो इतना एटलीस्ट इतना अमाउंट तो वो रिजर्व में रखे ताकि उसकी रिकवरी हो पाए। खुद से ही करता है वो, ठीक है, अंडरस्टूड। और फिर वो ये सब अमाउंट प्रॉफिट में काउंट नहीं होता बैंक के, अंडरस्टूड। तो सिक्योर्ड की बात होगी। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन है तो अनसिक्योर्ड में बेसिकली 0.25% होता है अमाउंट, 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट समझ रहे हो, जो अमाउंट बैंक के पास आया नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अनसिक्योर्ड लोन है भाई, 10 लाख का लोन है, 5 लाख आप चुका चुके, 5 लाख बचा है, तो इसका 2.5%, ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसका 2.5% रखेगा बैंक। अंडरस्टूड, इतनी बात समझ में आ गई। बात कर लेते हैं अब डाउटफुल की। डाउटफुल एसेट भी थे, ठीक है। डाउटफुल एसेट में दो होंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स। लोन तो भाई दो ही तरीके के हैं, ठीक है, चाहे वो सिक्योर्ड होगा, अगर सिक्योरिटी रखी है बैंक ने, सिक्योर्ड नहीं रखी है तो अनसिक्योर्ड। अंडरस्टूड। देखिए इतनी बार बोल रहा हूं, इसमें भी कैटेगरी थी D1, D2 और D3 कैटेगरी। तो D1 कैटेगरी में भाई सिक्योर्ड लोन में 25% रखता है, D2 कैटेगरी में 40% रखता है, और D3 कैटेगरी में अगर कोई लोन चला गया इसकी तो 100% प्रोविजनिंग करता है, ठीक है। और अनसिक्योर्ड में पूरे में 100% करता है। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है और ये डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में, तो बैंक पूरे अमाउंट को प्रोविजनिंग करता है। यानी कि इस पूरे ऐसे सारे लोन्स का एक पर्टिकुलर जितना लोन दिया उसने एक अमाउंट रिजर्व में अलग से बैंक अपने पास रखेगा ताकि बहुत ज्यादा लॉस उसको ना हो, और प्रॉफिट लॉस उसी बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बात कर लेता हूं, सब स्टैंडर्ड की बात हो गई, डाउटफुल की बात हो गई। लॉस एसेट की प्रोविजनिंग कैसे की जाती है, आपको खुद अब दिमाग से लगा लिए। लॉस एसेट मतलब ये ऑलरेडी भाई डूब चुका है, ये मिल नहीं रहा है, मतलब लगभग 3 साल तक सब स्टैंडर्ड डाउटफुल कैटेगरी में रह चुका है ये, तभी तो लॉस एसेट में आया होगा। तो लॉस एसेट ऐसे एसेट जो बिल्कुल ही डूब चुके हैं भाई, इसकी है तो 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, 100% ऑफ अमाउंट की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। तो प्रोविजनिंग का भी पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है यार। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं और बच्चों को क्लियर नहीं होता है, ठीक है। चलो एक चीज और अब जान लेते हैं, यहां पे एक चीज और आती है भाई। आती क्या है, मान लीजिए कोई आदमी है, उसने SBI से लोन लिया और यहां पे कर दिया फ्रॉड, नहीं दे रहा है, गायब हो गया, ठीक है। अब मान लो ये आता है कैनरा के पास, तो ये भी आप जानो कि कैनरा को कैसे पता चलेगा कि भाई ये आदमी SBI से लोन लेके भागा हुआ है। अगर कैनरा को पता ही नहीं चलेगा तो ये तो यहां से भी लोन लेगा और क्या करेगा, रन कर जाएगा, भाग जाएगा, करेगा, और कैनरा बैंक को भी चूना लग जाएगा, बेसिकली यही होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सिबिल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली सिबिल की मैं बात करूं तो सिबिल इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये संस्था क्या करती है, ये आपका स्कोर्स, इसका एक स्केल है कॉल्ड स्कोर, ये एक स्कोर देती है, स्कोर या इसको मैं बोल लूं स्केल, जिससे ये चेक होता है कि ये इंसान कितना सही है लोन देने में, लोन वापस करने में। अंडरस्टूड। सिबिल के बारे में फिर से जैसे मैंने नाम लिया है तो करंट इसका चेयरमैन वगैरह कोई है, डायरेक्टर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, कब बनी थी ये पता होना चाहिए, ठीक है, कहां पे इसका अभी करंटली कहां लोकेटेड है हेड ऑफिस, ठीक है। अगर बहुत सारे इसके ऑफिसेज हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए कहां कहां पे। अंडरस्टूड। फिर से जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूं ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो स्कोर होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कितना, 300 से 900 के बीच इसका स्कोर रेट करता है, ठीक है, 300 से 900 के बीच रेट करता है। 300 से अगर 700 की बात करूं, 300 से 700 की बात करूं तो ये होता है बैड सिबिल, ठीक है। 700 से 900 की पूरी बात करूं तो ये होता है गुड सिबिल, गुड, अच्छा है। और 850 से 900 के बीच में तो मान लिया जाता है भाई बहुत एक्सीलेंट है, ये मजेदार है, ठीक है। तो दूसरे बैंक क्या करते हैं यार, आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, ठीक है, और फिर आपको लोन देते हैं। और एक और चीज है कि आरबीआई जो बहुत सारे कई लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उनकी एक बिलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट निकालता है। बिलफुल डिफॉल्टर मतलब जो लोन लेते हैं भाग जाते हैं, दैट इज बिलफुल डिफॉल्टर, डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, तो उनकी लिस्ट निकालता है। तो बैंक ये लिस्ट भी चेक करते हैं और उसके बाद लोन देते हैं, ठीक है। एनपीए प्रोविजनिंग, और इससे कैसे बचा जाए ये भी मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं अब कि अगर मान लो कोई एनपीए हो गया तो उसको रिकवर करने के क्या क्या मेथड्स हैं बैंक के पास, ठीक है। रिकवर करने के क्या क्या मेथड हैं, तो सबसे पहला मेथड तो आ जाता है लोक अदालत, ठीक है।
लोक अदालत क्या होती है यार, बेसिक बता देता हूं। 20 लाख से अगर अंदर का लोन है तो लोक अदालत एक बॉडी होती है, बेसिकली जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी क्या है, लोक अदालत इंडिया में लगती है बेसिकली हर जो ऑल इंडिया एक ही दिन लोक अदालत लगेगी, हर 3 महीने में शायद एक बार लगती है। ठीक है, तो ये नियर अबाउट आपको लोकेशन बता दी जाती है, जिसमें बैंक के लोग बैठते हैं और जो बंदे जिनका एनपीए हो चुका है वो आते हैं लोक अदालत में, अपना मामला डिस्प्यूट सेटल करते हैं। इजी होती है, थोड़ी सी इजी प्रोसेस है। ठीक है, अंडरस्टूड। मैं भी यार जब बैंक में था तो मैं भी कई बार लोक अदालत में बैठा हूँ, गया हूँ। ठीक है, तो इजी कैसे है, मान लो जैसे 8 लाख उसका आउटस्टैंडिंग है, किसी ने 10 लाख का लोन लिया था, 8 लाख अभी बचा है, 8 लाख अब बैंक को तो नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी एनपीए चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब 8 लाख जब नहीं मिल रहा है तो बैंक के बंदा बोलेगा सर मैं 5 लाख दे सकता हूँ, 8 लाख नहीं दे सकता। तो बैंक बोलेगी नहीं 5 लाख नहीं भाई, 5.5 या 6 दे दो, कम से कम मैक्सिमम हो जाए। ये मान के अगर 6 में, तो ये बात यहाँ पक्की हो गई और ये लोन सेटल हो जाएगा, आपस में मिलजुल के मामला सेटल कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और, लोक अदालत का फैसला आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरा, सरफाइसी एक्ट। ये बता क्या रहा हूं मैं, एनपीए रिकवर करने के, जो लोन ऑलरेडी बेकार एसेट हो चुके हैं बैंक के लिए, अब पैसा नहीं आ रहा है तो उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। सरफाइसी एक्ट आया कब था, 2002 में। सरफाइसी के बारे में, सरफाइसी का पहले तो आपको पूरा फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। बहुत इसका बेसिकली बहुत ज्यादा भयंकर सा फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, सरफाइसी बेसिक्स जान लीजिए थोड़े से। सरफाइसी है क्या, सरफाइसी मेनली कोई भी बैंक ने कोई भी लोन दिया है, अगर कोई चीज आपने गिरवी रखी है तो उसको बेच के रिकवरी कर देता है। दैट इज, ऐसा राइट सरफाइसी एक्ट देता है बैंक को। अंडरस्टूड, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, लेकिन यहाँ कहीं कहीं पे इसकी लिमिटेशन क्या है सरफाइसी की, वो आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं बेची जा सकती। दूसरा, अगर आउटस्टैंडिंग 1 लाख से कम है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, हमेशा ये क्या आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, पूरे लोन की बात नहीं हो रही। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है, जो लोन आप नहीं दे पाए, जैसे 10 लाख का अमाउंट है, 5 लाख दे दिया, 5 लाख नहीं दे पाए, तो रिमेनिंग 5 लाख इज आउटस्टैंडिंग, जो अभी बचा हुआ है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर लेस देन 1 लाख है तो भी एप्लीकेबल नहीं है, सरफाइसी बैंक नहीं एप्लीकेबल कर सकता। और अगर तीसरा 20% ऑफ ओएस, अगर लेस देन 20% ऑफ ओएस है फिर से, तो भी बैंक 20% ऑफ लोन अमाउंट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग नहीं, 20% ऑफ लोन है, गलत लीजिए देखो। ठीक है, 20% ऑफ लोन अमाउंट से कम है अगर, तो भी बैंक सरफाइसी नहीं लगा सकता। अंडरस्टूड। तीसरा आता है इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। फिर से कब बनी, ठीक है, पहली एआरसी कहां थी, ठीक है, फर्स्ट एआरसी क्या थी, कौन सी फर्स्ट एआरसी, कौन सी कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एआरसी आप पढ़ लीजिएगा। चौथा है डीआरटी या डीआरएटी। ठीक है, मान लीजिए लोक अदालत या इन सब चीजों से मामला नहीं बना, तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फिर से कोर्ट का प्रोसेस है। डीआरटी इज टर्म्ड एज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी, डेट को रिकवर करने के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बेसिकली कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, और ये होता है डीआरएटी, डेट रिकवरी, ए से एपलेट ट्रिब्यूनल, APELLET। ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें अमाउंट ग्रेटर देन 20 लाख होता है तो इसमें मामला चला जाता है। अब वही है कि लोक अदालत में देखिए इजीली सुलझ जा रहा है मामला, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे ज्यादा समय लगता है सुलझाने में। ठीक है, और इसके जो जजेस वगैरह होते हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और या बड़ी बड़ी बॉडीज के जजेस होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब डीआरटी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, अभी कितनी करंट डीआरटीज है, कोई हेड, इसका कोई हेड डीआरटी है कि नहीं है, डीआरएटी कितने हैं। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। आज की डेट में क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कितने हैं। अंडरस्टूड, ये बेसिक इन्फो है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, डीआरएटी क्या होता है, कुछ नहीं होता यार। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, हाई कोर्ट में आपको मजा नहीं आया, आपको फैसला अच्छा नहीं लगा, तो हाई कोर्ट में भी सिंगल जज बेंच होती है। ये बेसिक बता दे रहा हूँ, सिंगल जज बेंच होती है, मतलब एक जज आपका फैसला दे रहा है। उसके बाद आते हैं डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच होती है 2 जजों की बेंच। ठीक है, हाई कोर्ट में केस लग रहा है, मतलब एक जब आपका केस लगा था फर्स्ट टाइम तो वो सिंगल जज की बेंच में लगा होगा। सिंगल जज बेंच का फैसला आपको जजमेंट पसंद नहीं आया तो आप उसको दोबारा से चैलेंज करते हैं। वो कहां पर करते हैं, डिवीजन बेंच, जिसमें आपके 2 जजेस होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं पसंद आता तो आप फाइनल बेंच में, फुल बेंच में करते हैं, सॉरी फुल बेंच, जिसमें 3 जजेस होते हैं। ठीक है, 3 जजेस, और भी ज्यादा बड़ी बेंच भी हो सकती है, 5 जजों की, 7 जजों की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं उसको। तो हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट पूरे से आप सेटिस्फाई नहीं है, ये सब कुछ कर लिया आपने, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सेम चीज है डीआरटी और डीआरएटी में। डीआरटी के फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कहां जाते हैं, डीआरएटी में जाते हैं। डीआरटी के फैसले को आप कहां चैलेंज कर सकते हैं, डीआरएटी में चैलेंज कर सकते हैं। फिर से डीआरएटी के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए।
अभी कितने DRAT हैं, ठीक है, कोई हेड DRAT है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। पांचवे की अगर मैं बात करूं तो यार पांचवा, छठवां और सातवां ये सेम ही है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। पांचवा हो गया IBBI, IBC और सातवां हो गया NCLT, ठीक है। IBBI क्या होता है? IBBI होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBC होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। NC होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT फिर से ये सब आ गया। ये बोर्ड देखिए, ये सारे पहले तो आपको बता दूं इसमें मेंबर्स कितने हैं, कब पहली बार बना था, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। IBC सेम गोज फॉर IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पहली बार कब आया था। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, अभी कितने ट्रिब्यूनल्स हैं एज ऑफ नाउ, कितनी बेंचेस हैं इस ट्रिब्यूनल की, ठीक है, कहाँ बैठते हैं, बेसिकली कौन कौन सी सिटीज में, ठीक है, अंडरस्टूड। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। होता क्या यार, हल्का सा बेसिक आपको मैं बता देता हूं। देखिए मान लीजिए दो कंपनीज है A और B, ठीक है। A ने कोई लोन लिया बैंक से, B को अभी छोड़ दिया, अभी A पे ही आते हैं। A ने कोई लोन लिया और चुका नहीं पा रही है भाई, मान लीजिए 20 करोड़ का लोन था, बहुत बड़ा लोन था, ठीक है, 20 करोड़ का लोन था, चुका नहीं पा रही है, कह रही है भाई मैं तो दिवालिया हो चुकी हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुकी हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो इसको चेक कौन करेगा, ये किसके पास आएगी, IBBI इसको चेक करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड इसको चेक करेगा, किसके अकॉर्डिंग, IBC को फॉलो करते हुए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को फॉलो करते हुए चेक करेगा कि वाकई में ये इसको इंसॉल्वेंट मैं घोषित करूं या ना करूं। और उसके बाद मामला किसको सौंप देगा, NCLT को सौंप देता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बेसिकली ये देखता है कि इसका हम कर क्या सकते हैं, इसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं, या इसको किसी कंपनी, मान लीजिए B कोई कंपनी है, इसको मर्ज कर दें। अगर इसको B के साथ मर्ज कर दें तो देखिए क्या हो सकता है। अगर मान लो A जो कंपनी डूब रही थी उसको B आया, B बोल रहा है मैं इसको खरीद लूंगा, या इसको खरीद लूंगा मतलब इसको A को मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये NCLT डिसाइड करेगा। इससे होगा क्या, देखिए फायदा क्या होगा, A बच जाएगी, A क्लोज होने से बच जाएगी। दूसरा बैंक का क्या फायदा होगा, बैंक अपना लोन किसको ट्रांसफर कर देगा, B बैंक का लोन चुकाएगा जो A ने लिया था, क्योंकि A तो B का पार्ट है। A के जो एम्प्लॉइज हैं वो किस में, B में आ जाएंगे, ठीक है, A के जो एम्प्लॉइज हैं वो B में आ जाएंगे। ये सारे फायदे हैं, देखो कितने फायदे हैं। और ये कैसे हुआ, बेसिकली NPA को कम करने के मेथड्स पढ़ रहे थे, हुआ कि नहीं हुआ NPA कम, A का NPA था, अब B में मर्ज करके NPA नहीं रहेगा, वो लोन अब कौन चुकाएगा, B चुकाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, ये सारे मेथड आपको समझ में आ गए। तो ये बेसिक मेथड थे NPA रिकवरी के। IBBI, IBC और NCLT आपको समझ में आ गया होगा, तीनों ही आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। सारी बात आपको आई थिंक मैंने क्लैरिफाई कर दी है, ठीक है। बात कर लेते हैं यार, अब बैंकिंग अवेयरनेस इज ओवर, BA इज कंप्लीटली ओवर, पूरी खत्म कर चुका हूं, ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड, ऑल टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने भाई कोई कोर्स नहीं लिया इंटरव्यू का, उसको भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यू कैन सर्च ऑल द टॉपिक्स, डिटेल्स आप थोड़ी 3-3 लाइन 4-4 लाइन बेसिक्स आप सारे टॉपिक्स का पढ़ सकते हैं, पहले वीडियो सेकंड वीडियो का। अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस बैंकिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं। मिसलेनियस मतलब कहीं से भी रैंडम बैंकिंग क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो शुरू कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है यार, 8-10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कासा। कासा क्या होता है, ठीक है, कासा होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, मेथड्स टू इंक्रीज द कासा, ठीक है, किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक के लिए, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बैंक अकाउंट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ये रोजमर्रा की बैंकिंग के क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, करेंट, सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में भी दो आ जाते हैं क्या, FD/RD, ठीक है, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अच्छा, इन पे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं पर्सनल, कैसे, आपका भाई किस बैंक में अकाउंट है, योर अकाउंट इन विच बैंक, किस टाइप का अकाउंट है, करंट है, सेविंग्स है, ठीक है। कुछ नहीं करते, वो आपकी बेसिक जानकारी करते हैं, आपको नॉलेज है हल्की फुल्की की नहीं, इन विच बैंक, ठीक है। मान लीजिए आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं, देखिए मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं, आप में भी ये कला है, ठीक है। सेविंग अकाउंट, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट सेविंग अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या चाहिए होते हैं,
ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, बैंक आपसे क्या बोलते हैं, क्या 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 लाना चाहिए आपको, ठीक है, कितने दिन में खुल जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। दो बता दिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, ठीक है, केवाईसी क्यों जरूरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, केवाईसी किस किस डॉक्यूमेंट से मान ली जाती है कि हाँ आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई अकाउंट की, डॉक्यूमेंट्स कौन से नेसेसरी हैं, और किसी भी बैंक में केवाईसी करना क्यों जरूरी है। भाई ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉड, अंडरस्टूड। एक टर्म आता है बैंकिंग में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आता है ATM एंड टाइप्स ऑफ ATMs, ग्रीन लेबल, व्हाइट लेबल, ब्राउन लेबल, टाइप्स ऑफ ATMs, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, पहला ATM कब बना, कब खुला था, किस बैंक ने खोला था, ठीक है, अंडरस्टूड, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 6 है फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स किसको बोलते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, 5 टाइप के फॉरेन बैंक्स हमें बता दिए इंडिया में जो हैं, 5 टाइप्स ऑफ FB फॉरेन बैंक्स, ठीक है, सुना होगा यार आपने, DBS है, DBS बैंक ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, कैथोलिक सीरियन बैंक है, CSB, ठीक है, और भी हैं कई सारे हैं, आप सोचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और बता देता हूं आपको यार, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, टाइप्स ऑफ लोन्स, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोन्स आपको सारे बता दिए थे, ठीक है। मुद्रा आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, मुद्रा इज अ टाइप ऑफ लोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुद्रा माइक्रो फाइनेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में बता चुका हूं मैं इंपॉर्टेंस में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर बैंक्स, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फॉरेक्स की बात करूं उसके बाद बात कर लेते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, ठीक है, किस स्कीम के तहत पहली बार बैंकिंग ओम्बड्समैन लाया गया था, क्यों लाया गया था, ठीक है। पेमेंट मेथड्स की अगर मैं बात कर लूं, ये यार ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये समझ लीजिए आप, और इन दोनों वीडियोस के बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यार भाई अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज ही आपको वीडियो मिली है, दोनों वीडियो देखिए, ठीक है, 5 दिन है, बहुत टाइम है, सब कुछ छोड़ दिए, 5 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेजरली आप कोई इंटरव्यू बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, बहुत इजी चीज है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं और आपको क्वेश्चन आते होंगे, मतलब इंटरव्यू तैयार है आपका पूरा, ठीक है, अंडरस्टूड। पेमेंट मेथड मेजरली क्या है, NEFT, RTGS, फुल फॉर्म इनके पता होने चाहिए, IMPS, फुल फॉर्म इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम, गूगल पे PDF आपको मिल जाएगी, कहीं यूट्यूब पे भी बहुत सारा इन्फो है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PMSBY है इसमें, PMSBY है, PM जीवन ज्योति, PMJJBY है, PMJJBY जीवन ज्योति बीमा योजना, PM, ठीक है। वुमेन्स के लिए PM की कौन सी स्कीम है, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ये पता होने चाहिए PMSBY की लिमिट क्या है, ठीक है, क्या है, कितना रुपए कटता है हर साल, ठीक है, JBY में कितना कटता है, ठीक है, उसमें कितना कटता है, 20 रुपए, और आई थिंक 400 कुछ रुपए कटता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा यार एक बार, ठीक है, सारी चीजें देख लीजिएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके अकाउंट्स से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, अकाउंट्स मतलब सब्जेक्ट अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स और कॉमर्स, अकाउंट से रिलेटेड क्या आ जाता है, एसेट और लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस, डेफिनेशन, टाइप ऑफ एसेट, टाइप ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इसी की अगर मैं इसी में बात करूं यार तो आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है, अकाउंट्स में ही डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेशियोज, डेप्रिसिएशन में होता है रेशियोज, अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज बहुत जरूरी है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज, ये खैर
मुश्किल है ये, आपसे कम पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नाम ले दिया कि मैं अकाउंटिंग फील्ड से हूँ, कॉमर्स फील्ड से मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो आपसे पुट अप किया जा सकता है। अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, भाई इस रेशियो के बेस पे ही बड़े बड़े लोन किए जाते हैं, आपको बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, सारे कैसे क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये किनके लिए, मेनली कॉमर्स और अकाउंट्स वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। बाकी टैक्स के बारे में आपको बता चुका था मैं, बैंक गवर्नेंस, जीएसटी इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक, ठीक है। जीएसटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार आई थिंक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा गाइस। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लीज ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपने कोर्स खरीदा हो या नहीं खरीदा हो। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली ये टॉपिक्स आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। दिस इज अ इनिशिएटिव बेसिकली गाइज विच इज टेकन बाय मी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं, आपको नौकरी जल्दी से जल्दी दिलवाने में। इससे ज्यादा मेरा कोई फायदा नहीं है यार, ठीक है। और इससे बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने एंड से। देखिए बहुत सारे लोग इसी कंटेंट को पेड कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड और फ्री वाला कोई सीन नहीं है मेरे चैनल पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कभी होगा भी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, प्लीज आप ये पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस। सो एक और चीज, मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। बाकी बिकॉज रीजन लाइक और सब्सक्राइब का भी मैं बताता हूं आपको यार, ये ऐसे वीडियोस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। जितना आप व्यूअरशिप इसकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा सब्सक्राइब किया जाएगा चैनल, उतना ही ज्यादा इसकी रीच बढ़ती है। तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक और चीज, आईबीपीएस पीओ का जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, यार ये वीडियो भी मैं बना चुका हूं, बेसिकली बना क्या पूरा डेटा कंपाइल कर चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन मैं अभी नहीं लाऊंगा, आपको बता दे रहा हूं। आप इंटरव्यू दे लीजिए आराम से, तब लाऊंगा, बिकॉज अभी ले आऊंगा मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मुझे पता है। मुझे व्यूज या उससे कोई लेना देना है नहीं यार, लेकिन आप शायद डिमोटिवेट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होगा, कुछ लोगों के लिए डिमोटिवेशन हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता किसी कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसका मेरे वीडियो की वजह से इंटरव्यू में इंपैक्ट पड़े। पूरी तैयारी, पूरी फोकस रखिए इंटरव्यू, बिकॉज यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 95 इन योर इंटरव्यू। 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं देते, 90 प्लस आ सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में एक और चीज है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको इंटरव्यू के बारे में दूंगा, तो 70-75 मार्क्स तो एवरेज मिल जाते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। ये समझ लीजिए आप, 75 मार्क्स आपके हाथ से कहीं गए नहीं हुए। अंडरस्टूड। बहुत हुआ नहीं है इंटरव्यू, मैं आपको और बताऊंगा, परसों तक मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा ये प्रोसीजर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको पेयर होना है, क्या कैसे आंसर करना है, सब कुछ। गाइस लास्ट में डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक्स अ लॉट।